सेंट्रल बैंक का नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर टू द बैंक्स। हमने कहा बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स आल्सो। बैंकर्स बैंक, बैंक का बैंक कौन? आरबीआई एंड सुपरवाइजर। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, there should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank acts as a banker to other banks. In this sense, it bears the same relationship with commercial banks as the latter maintains with the general public. As the banker to banks, the central bank functions in three capacities. Custodian of cash reserves, ध्यान से देखना, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। एज बैंकर्स बैंक वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे सिंपल, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास। तो एज बैंकर्स बैंक इट कीप्स द कस्टडी ऑफ योर surplus reserves. Custodian of cash reserves. Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits known as CRR. तो क्रोनोलॉजी को समझिए, सबसे पहले आपको समझाई वो चीजें, तो आपके लिए चीजें करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी बातें वो बता रहे हैं आप ऑलरेडी सुन चुके हो। पहले हम ये करते तो आप रिलेट नहीं कर पाते कि क्या कह रहे हो। एज एन एजेंट आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन से पब्लिक डेट मैनेज कर रहा है, तो हमें पहले से ही पता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, सीआरआर एसएलआर क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी चीज समझने की। तो चैप्टर जरूरी नहीं है इस ऑर्डर में हो, बट जिस ऑर्डर में आपको कराया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिवाइज भी उसी ऑर्डर में करना, तो हर चीज आप रिलेट कर पाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने बुक में प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पहले दिया हुआ है और आरबीआई कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाद में, तो सीआरआर एसएलआर को तो बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूज पहले कर रहे हैं, तो वो इलॉजिकल हो जाता है। इन डेप्थ आप रियलाइज नहीं, मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि उसका पर्पस क्या है। तो ये सीआरआर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कमर्शियल बैंक्स को कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखना होता है, तो आरबीआई का फंक्शन है वो, इट कीप्स कस्टडी ऑफ द कैश रिजर्व्स। इन दिस वे सेंट्रल बैंक acts as a custodian of cash reserves. Lender of last resort, जब भी कमर्शियल बैंक्स को कोई इमरजेंसी नीड है, कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा, आरबीआई। When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, in case of financial emergency, they approach the central bank to give loans and advances as lender of last resort. Central bank assists these banks through discounting of approved securities and bills of exchange. ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिना सिक्योरिटी के आपको पैसे नहीं दे देगा। डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग मतलब आपके पास कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनके अगेंस्ट आपके पास पैसा आने वाला है, आपके पास कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिनके अगेंस्ट आपके पास कुछ पैसा आने वाला है, 2 महीने 3 महीने में आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, आप सिक्योरिटीज डिस्काउंट करा सकते हो। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक बिल है, इस पर लिखा है कि 3 महीने के अंदर आपके पास 500 करोड़ आने हैं, तो आप बैंक के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे अभी पैसों की जरूरत है, वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। वो एक प्रोसेस है। डिस्काउंटिंग के थ्रू भी पैसे मिलते हैं और डिफरेंट सोर्सेज में आप लोन भी ले सकते हो। यस और नो? रेपो रेट उसी पे लगता है लोन्स पे, बट अगेन सिक्योरिटीज प्रोवाइड उसमें भी करनी पड़ती। ओके, एज अ बैंकर्स बैंक, custodian of cash reserves, lender of last resort और क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ध्यान से देखना, क्लियरिंग हाउस फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है, सुनने पे ध्यान देंगे। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थियोरेटिकली तो एक लाइन का मीनिंग है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ध्यान से सुनेंगे। क्लियरिंग हाउस, मेरा बैंक है एचडीएफसी, आपका है लेट अस अज्यूम आईसीआईसीआई, आपका है लेट अस अज्यूम एक्सिस बैंक, आपका एसबीआई, आपका पीएनबी, किसी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसी का कुछ एसबीआई, सबके अलग अलग बैंक्स हैं, ठीक है। अब आपने मुझे फीस दी तो एचडीएफसी में पैसे आए, आपने मुझे फीस दी, आपका डिफरेंट बैंक है, पैसे आए मेरे पास। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में आए, एसबीआई से एचडीएफसी में आए। अब मैंने किसी को पेमेंट करनी थी,
मैंने एचडीएफसी से पेमेंट करी, चेक काटे हुए हैं और वो आईसीआईसीआई में, तो आईसीआई से पैसे मेरे पास आने भी हैं और मेरे पास आईसीआईसीआई से जाने भी हैं। इट्स लाइक मैंने आपसे पैसे लेने भी हैं, मैंने आपको पैसे देने भी हैं, लेकिन क्या ये 1-to-1 ट्रांजैक्शन थी? मैंने लेने किसी और से हैं, देने किसी और को हैं, लेकिन बैंक सेम है। बट क्या मैं अपने लेवल पे ये चीज कंट्रोल कर सकता हूं कि यार आपका आईसीआईसीआई में है, आईसीआईसीआई वालों के तो मैंने भी देने हैं, मैंने क्या आईसीआईसीआई वालों के देने हैं? मैंने तो किसी इंसान के देने हैं, मुझे क्या पता उसका बैंक अकाउंट कहाँ है? वो तो अपने आप डिपॉजिट, मैं जब चेक काट रहा हूँ तो क्या मुझे फर्क पड़ता है कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और वो मेरे को पता भी नहीं होगा, शायद पता भी होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक इज कि ऐसे इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस ना अनगिनत होते होंगे कि आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को देने भी हैं और एचडीएफसी से लेने भी हैं, मल्टीपल चेक्स इशू हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो आरबीआई के पास सारा डेटा आ रहा है, आरबीआई के पास क्या हो रहा है? सारा डेटा आ रहा है कि एचडीएफसी से आईसीआईसीआई में कितनी पेमेंट्स होनी है। एचडीएफसी की लेट अस अज्यूम एवरी, आज की डेट में एवरी 2 आवर क्लियरिंग होती है। आज की डेट में, पहले तो दिन में एक ही बार क्लियरिंग होती थी, बट ऑनलाइन की एवरी 2 आवर क्लियरिंग होती है आज की डेट में। तो वो क्या करते हैं कि समराइज करते हैं कि अच्छा टोटल अभी क्या बन रहा है? टोटल बन रहा है एचडीएफसी से आईसीआईसीआई में 500 करोड़ ट्रांसफर होने हैं और आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में 200 करोड़ ट्रांसफर होने हैं। कह रहे इसको सेट ऑफ करो, बस 300 करोड़ ट्रांसफर कर दो, बाकी वो अपने एंड पे मैनेज करेगा, वो बैंक के रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर फिर उसके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे जिसके आने थे? वो तो बैंक की लायबिलिटी है ना, वो तो बैंक की लायबिलिटी है। अच्छा चलो छोड़ो, आपने मुझे 500 करोड़ देने थे, आप मुझे पहले 500 करोड़ दो, मैंने आपको 200 करोड़ देने थे, अच्छा मैं आपको अब 200 करोड़ देता हूं। तो ये ट्रांजैक्शन मिनिमाइज हो सकती थी कि डायरेक्टली आप मुझे बस 300 करोड़ दे दो, बात तो एक ही है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो मिलियन से, मिलियंस ऑफ, हमारी पॉपुलेशन बिलियंस में है, तो कुछ सोचो कि मतलब क्या होता होगा। 130 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन, 140 भी हो गई होगी अब तक। तो कितनी ट्रांजैक्शंस होती होंगी बैंक्स में डेली बेसिस पे? तो वो आरबीआई के पास सारा डेटा आ रहा होता है कि किस बैंक ने किसके कितने पैसे देने हैं, उनके पास सबके रिजर्व्स भी हैं। तो अपने एंड पे वो ये ट्रांजैक्शन, वो एक हेल्प कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन बन के। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई। जितनी भी डेली इंटरबैंक ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो उनको समराइज करके क्लोज कर देता है। आज की डेट में एवरी 2 आवर्स, आज की डेट में एवरी 2 आवर्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। चेक्स की क्लियरिंग दिन में 2 बार लिखा था ना, कभी लिखा होता है कि नेक्स्ट क्लियरिंग 12 बजे, मतलब आप चेक डालते हो तो चेक डालते ही थोड़ी ना आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, चेक क्लियरिंग में जाएगा, चेक क्लियरिंग में जाएगा। वो तो एक अलग प्रोसेस है कि साइन मैच होंगे, अकाउंट बैलेंस चेक होगा, उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि क्लियरिंग का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई। क्लियरिंग का फंक्शन एक्सप्लेन करने को आपको नहीं आ सकता, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लियरिंग का फंक्शन होता क्या है। बेसिकली पेमेंट को क्लियर करना, कि आपने कोई पेमेंट करी है तो दूसरे अकाउंट तक वो क्रेडिट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लियरिंग। अब वो कह रहे हैं कि बैंक्स के हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती बैंक्स को, वो उनकी लायबिलिटी है, कैसे उनको वो पेमेंट सेटल करनी है, वो तो बैंक के पास कंसोलिडेटेड फंड्स है ना, वो सबके फंड्स रिलीज करेंगे। जैसे आपने मुझे पेमेंट करी तो आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को पेमेंट करी, तो आईसीआईसीआई वाले एचडीएफसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एचडीएफसी को, पैसे एचडीएफसी के पास गए हैं, फिर एचडीएफसी ने देखना है कि अच्छा चलो इसके अकाउंट में डाल दो, पहले पैसा तो एचडीएफसी के पास आएगा, फिर एचडीएफसी मेरे अकाउंट में एलोकेट कर देगा। तो इसीलिए वो टोटल्स में अगर ट्रांजैक्शन अगर हो जाए तो ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी। As central bank holds the cash reserves of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearinghouse. All commercial banks have their accounts with the central bank. Therefore, central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other. By making debit and credit entries
in their accounts. As a supervisor, central bank regulates and controls the commercial banks. The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up, etc. The control is exercised by periodic inspection of banks and the returns filed by them. So as bankers bank, custodian of cash reserves, lender of last resort and clearing house. As a supervisor, वो तो बस उनको मतलब supervisor फंक्शनिंग मॉनिटर कर रहा है, गाइड देख रहा है कि आप गाइडलाइंस रूल सारे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो थ्योरेटिकल सा पॉइंट है. एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स. रेगुलेशन वो सेट करेगा, कंट्रोल करेगा कि वो गाइडलाइन सारी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वो. द रेगुलेशन of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up, etc. The control is exercised by periodic inspection of books. Banks books of accounts ही होती हैं, उसमें उसको बोलते हैं audit. क्या होता है? Audit. RBI audit होता है. RBI वाले आके audit करते हैं, आपके books of accounts को inspect कर रहे हैं. And the returns filed by them. रिटर्न्स तो आप रिटर्न में शो करते हो कि आपके इस साल के डिपॉजिट्स कितने थे, लोन्स कितने थे, कितना इनकम जनरेट हुई, कितना इंटरेस्ट अर्न करा, तो वो देखना है कि सही है कि नहीं है, मैनिपुलेशन तो नहीं है. तो दो फंक्शंस कवर करें हमने, एक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक एज अ बैंकर टू बैंक्स, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. एक एक फंक्शन एक्सप्लेन करने का आया हुआ है 3 to 4 मार्क्स में, एक एक फंक्शन, तो अच्छे से आने चाहिए आपको functions.